नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। केदारनाथ 1 साल बाद आप और हम तो बस उन तस्वीरों को देखकर हिल गए थे, लेकिन जिन लोगों ने उस त्रासदी को अपने ऊपर सहा है, बर्दाश्त किया है, उनके दुख और उनके दर्द की कोई सीमा नहीं है। 1 बरस बीत गए हैं। जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्हें आज भी अपनों का इंतजार है। आएंगे बस, और कुछ नहीं है मेरे पास। कहते हैं समय मरहम होता है जो बड़े से बड़ा घाव भर देता है, लेकिन केदारनाथ में आई त्रासदी झेल चुके लोगों का घाव इतना गहरा है जिसे भरने में कई साल लगेंगे। 1 साल पहले आज ही के दिन केदारनाथ में प्रलय आया था। तबाही का वो मंजर जिसने भारत ही नहीं पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। आसमान से बरसी आफत में जहां हजारों लोगों की जानें चली गईं, वहीं सैकड़ों लोगों का आज तक कोई पता नहीं चल पाया है। दिल्ली के खानपुर में रहने वाले इस बूढ़े पिता को लगता है कि शायद इनके साथ कोई चमत्कार हो जाए और इनका बेटा बहू वापस आ जाएं। पिछले साल केदारनाथ में आई तबाही में शर्मा परिवार ने अपने 21 सदस्यों को खो दिया। न्यूज में भी दिखाई दिया था, अभी तक तो कुछ खबर ही नहीं है। इंटरनेट पे भी नाम आया था, तब भी कोई पता नहीं है कहाँ है, कहाँ लोग गए थे। पूरे घर के 21 आदमी हैं, सारे घर के कोई नहीं आया। केदारनाथ में आई तबाही में किसी ने अपना जवान बेटा खोया तो किसी ने अपना सुहाग, यहाँ तक कि कई घरों के चिराग बुझ गए। बच्चों की वहाँ केदारनाथ में गए थे, पापा के साथ घर नहीं आया। कितने बड़े बच्चे थे वो? क्या एक 18 साल का था, 12 पास किया था, एक 10 में था, 15 साल का था छोटा वाला। हैरानी की बात यह है कि त्रासदी में मरने वालों और लापता लोगों का सही आंकड़ा अब तक सामने नहीं आ सका है। वैसे उत्तराखंड सरकार ने लापता लोगों की संख्या 4120 बताई थी, जिसमें 92 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। आपदा के 1 साल बाद भी केदारनाथ के रास्ते में मानव कंकालों के मिलने का सिलसिला जारी है, जो पीड़ित परिवारों के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। तबाही के 1 साल बाद केदारनाथ धाम में जीवन एक बार फिर आस्था के पथ पर बढ़ चला है। एक बार फिर यहाँ बम भोले का जयकार लगेगा। त्रासदियों से जीवन जरूर ठहर जाता है, लेकिन विराम नहीं लगता। केदारनाथ में आई तबाही पर भी शायद यही लागू होता है। आज तक ब्यूरो। एक ऐसा इंतजार जो अनंत खींच जाए, रातों की नींद उड़ा दे और बस ये समझने की कोशिश करे इंसान कि क्या कभी वो अपना वापस लौट पाएगा। उन तस्वीरों को देखकर दहशत जो हम और आप दूर से महसूस करते हैं, इन लोगों पर क्या बीतती होगी। हमारे साथ कई लोग ऐसे ही मौजूद हैं आज जो स्टूडियो में आए हैं। इसके साथ ही अलग अलग शहरों से लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। ये तमाम वो चेहरे हैं जो आज भी अपनों को समेट कर बैठे हुए हैं एक तस्वीर के जरिए, और उस तस्वीर के जरिए अपनों को खोजने की तलाश में। हमारे साथ राजेश शर्मा जी भोपाल से भी जुड़ रहे हैं, जिन्होंने ये सब कुछ झेला है, लेकिन कई खास मेहमान यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ आरती जोशी जी हैं केदारनाथ में, जिन्होंने बहुत मुश्किल है मेरे लिए आरती जी ये बताना कि अपने पति की तलाश में आप हैं, उनके इंतजार में हैं। क्या हुआ था बताइए हमारे दर्शकों को। जी, वो केदारनाथ दर्शन के लिए गए थे, लेकिन वहाँ से वापस नहीं लौटे, और जब से वो गए हैं हम लोग इस वक्त इतने प्रॉब्लम में है कि हम खाने तक से भी तबाह हो रहे हैं। हमारा घर भी नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, बच्चा छोटा है, मैं चल नहीं सकती, मेरे पैरों में पोलियो है। हर जगह मदद के लिए गई, लेकिन कहीं से मेरी कोई मदद नहीं हुई। अभी मैं यहाँ पर मदद के लिए, अगर मेरी कोई मदद कर सके, क्योंकि मैं इस वक्त खाने पीने से भी तबाह हो रही, रहने की कोई ठिकाना नहीं है हमारा। एक हस्बैंड थे, उनका भी साया हमसे उठ चुका है। कैसे हुआ, क्या हुआ था उस वक्त? वो केदारनाथ दर्शन के लिए गए थे 13 तारीख को, तो उन्होंने, मेरे पैरों में प्लास्टर चढ़ा हुआ था, ऑपरेशन हुआ था उदयपुर से। उन्होंने कहा कि मैं वहाँ जाके मन्नत मांगूँ अगर पैर ठीक हो जाता है, लेकिन वो तो वापस नहीं आए, ना पैर ठीक हुआ, वो भी वहाँ से कुछ पता नहीं चला। आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी? आखिरी बार हमारी बात जब ही हुई थी जब वो गाड़ी में बैठ चुके थे। कहा कि मैं वहाँ पहुँचते ही फ़ोन करूँगा, बैटरी में थोड़ा बैटरी लो है, फिर बात नहीं हो पाएगी। फिर उसके बाद हमारी कहीं बात ही नहीं हुई। फिर टीवी में देखा कि उसमें जो बाढ़ आ रही थी और
काफ़ी लोग इधर से उधर भाग रहे, तो मन लग रहा था कि मुझे वो भी गए हैं तो मैं पता करूं। IVN7 जितने भी न्यूज़ के नंबर थे मैंने सब में कांटेक्ट किया, पूछा मेरे हस्बैंड अगर कहीं दिखे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। उन्होंने कहा अगर कुछ पता चलता है तो आपको ज़रूर बताया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी पता नहीं चला। उसके बाद मैं CM के ऑफिस गई, शीला दीक्षित, वहाँ पे उनको मैंने बोला कि मेरे हस्बैंड ऐसे चले गए, हम लोग बहुत प्रॉब्लम में, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। पर उन्होंने भी हमारी कोई मदद नहीं की, एक रिसीविंग बना के दे दी। फिर उसके बाद काफ़ी हमने इंतज़ार किया, कई NGOs में भी बोला, जब कहीं से कोई मदद नहीं हुई, हार के मैं नोएडा में लोगों से मदद के लिए आती थी। कोई 10, 20, 50 रुपये लेके मैंने अपना घर चलाया है। 1 साल कैसे बिताया मैं ही जानती हूँ। मैंने अपने बच्चे की पढ़ाई भी रोक दी, वो पढ़ भी नहीं पा रहा है, किसी को भी दर्द नहीं दिखाई देता। वहाँ हमारे जो डॉक्टर हर्षवर्धन है उन्होंने भी कुछ नहीं किया। किस किस का नाम लूँ, जहाँ जहाँ तक मैं पहुँच सकती हूँ मैंने हर जगह कोशिश की, लेकिन हर जगह से नाकामी हुई। अगर मेरे हस्बैंड होते तो शायद मुझे इसे कभी नहीं करना पड़ता। कैसे चल रहा है आपका घर इस वक्त? इस वक्त मेरा घर नहीं चल रहा है, मैं लोगों से मदद मांगती हूँ, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, उसी से अभी घर चल रहा है। अभी भी मैं यहाँ मदद के लिए, अगर कोई मुझे सुन रहा है, मैं नरेंद्र मोदी जी से एक गुजारिश करती हूँ अगर वो मेरी मदद करे। एक आखिरी उम्मीद उन्हीं से है, बाकी और किसी से नहीं। अगर यहाँ जो मुझे देख रहा है वो प्लीज़ मेरी मदद करे। मेरे 3 महीने से घर का किराया नहीं गया, घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं ही जानती हूँ मैं किस तरीके से अपने बच्चे का पेट पाल रही हूँ। सिर्फ वही घर में थे जो कमा जी रहे हाँ, थे? वही थे और कोई, क्योंकि मैं चल नहीं सकती, इससे मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। बहुत मुश्किल है, मुझे पता है आपके लिए इस वक्त बात भी करना, लेकिन मैं चाहती हूँ नवनीत जी पीछे हैं। अगर नवनीत जी 2 तस्वीरें आपने हाथ में पकड़ी हुई हैं, अगर मुझे सही पता है तो आपके भाई, कितने लोग आपके परिवार से कितने लोग गए थे? टोटल मेरे जो सगे संबंधी थे वो 11 लोग थे। इसके अलावा जो टूर लेकर गए थे वो 2 लोग, तो इस तरह से 13 लोग हैं जो मेरे जानने वाले वापस नहीं आए। उनमें मेरी बहन थी, छोटा भाई था, मम्मी, नानी, बुआ, फूफा, मामी की बेटी, मेरी एक फ्रेंड और उस फ्रेंड की मम्मी, एक मेरी आंटी। इतने सारे लोग नहीं आए हैं। और मैं बहुत जल्दी 20 तारीख को मैं गुप्तकाशी पहुंचने में सफल हुआ था। और जब मैंने वहाँ पहुँचा, मैंने जो देखा था वहाँ पर मैं उसको बता भी नहीं सकता हूँ। जब हमें टीवी पर दिखाया जाता है कि बहुत सारे सरकार राहत कार्य कर रही है, हर तरह की मदद पहुँचाई जा रही है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मेरे फादर और सारे परिवारजन उस समय एक ही रूम में बैठे हुए थे केदारनाथ में, और जब ये बाढ़ आई वो पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर गई और सारे लोग बह गए। उसमें से सिर्फ मेरे फादर किसी तरह से बचकर वो आए। मैं उनको जब लेकर आया तो वहाँ तक कोई भी मदद नहीं पहुँची थी। इसके बाद बाकी किसी का पता नहीं चला, लेकिन मेरे भाई का पता चला था। बहुत सारे लोगों ने उसे देखे जाने की बात कही। वहाँ पर 22 जून को लंगर लगाया हुआ था। एक डोईवाला के एक सरदार जी ने, उन्होंने कहा उससे खाना खिलाया है। और फिर ये आपके भाई, ये मेरे भाई प्रियंक। और वहाँ पर कुछ लोगों ने आपको बताया कि खाना तक खिलाया है? खाना खिलाया है। उन्होंने ये बताया इसने नीले कलर की जीन्स पहनी थी, फोल्ड करके पहनी हुई थी, और जूते कैसे पहने हुए थे, शर्ट किस कलर की पहनी हुई थी, और वो सारी बातें मेरे मतलब ये नीचे उतरने के बाद लोगों ने इनको देखा, उसके बाद फिर पता नहीं चला? सोनप्रयाग में। और इसके बावजूद भी इसका कोई पता नहीं चला। और ये एकमात्र ये केस नहीं है, मेरे पास ऐसे कई सारे केस हैं जो बचाए जाने के बावजूद घर नहीं पहुंचे हैं अभी तक। नीचे तक आ गए थे, वहाँ उन्हें लोगों ने देखा और उसके बाद नहीं। मैं आपके पास लौटूंगी, मैं आपके पास और भी आऊँगी, और जो आप बता रहे हैं अन्य केसेस के बारे में, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ AK शर्मा जी, ललित शर्मा जी, आपके परिवार के साथ बैठे हैं आप। क्या हुआ और कितने लोग परिवार? मेरे परिवार से 13 लोग थे जी। 13 के 13 मेरे अपने सगे संबंधी, जिसमें कि मेरी माताजी थी और भैया भाभी उनके बच्चे थे। ये उन्हीं की तस्वीरें हैं? हाँ जी। जरा आप अगर दिखा दें। ये आपकी माँ है इधर? हाँ जी जी। मेरी माताजी, भैया भाभी थे, और बाकी भाई के ससुराल वाले थे 8 लोग, जो कि वो 4 धाम यात्रा के लिए निकले थे। आज तक कोई भी वापस नहीं आया, और हम लोग उन्हें ढूंढने गए, सब दुनिया में उन लोगों को हमने ढूंढा, और 5 बार मैं केदारनाथ जाके वापस आ चुका हूँ। नेपाल के बॉर्डर तक हम लोग जा चुके हैं, पोस्टर लगा चुके हैं, उनका कुछ भी पता नहीं चला। जब मैं फर्स्ट टाइम पे गुप्तकाशी ढूंढने गया था तो मैं 24 तारीख की सुबह बैठ कर रो रहा था। तो मुझे वहाँ के राजस्थान के लोगों ने बताया था कि तुम बेटा रो मत, तुम्हारे भैया भाभी और ये दोनों बच्चों का फ़ोटो देखते के साथ उन्होंने बताया था कि नाम इनका ये, और ये लोग जंगल चट्टी में हैं और बड़े परेशान हैं, इन पर चला खिंचा नहीं जा रहा। और हम लोगों ने ऊपर जाने की कोशिश करी, हमें प्रशासन ने नहीं जाने दिया, और हमारे साथ में लाठी चार्ज करके हमें वापस
ऋषिकेश भगा दिया। और ऋषिकेश जाके हम लोगों ने एसडीएम वगैरह से और वहाँ के अफसर लोगों से बात करी, उन्होंने भी किसी ने नहीं सुनी। और वो लोग जंगल चट्टी पे 24 तारीख तक जिंदे थे। और मैं प्रशासन से और उत्तराखंड सरकार से ये बात पूछना चाहता हूँ कि जब 1 साल बाद वहाँ कंकाल निकल रहे हैं, श्रद्धालुओं के कंकाल निकल रहे हैं, तो 1 साल पहले उनको सब दिखाई नहीं दिए। बार बार यहाँ के मुख्यमंत्री हरीश रावत जी किए जा रहे हैं, हम लोगों ने गोली नहीं मार दी, हमने उनके साथ में कोई हादसा नहीं करा, ये प्राकृतिक आपदा है। और वो बार बार ये भी कहे जा रहे हैं जी मलबे में सब दबे हुए। हम ये भी स्वीकार करते हैं कि जो 30 फुट या 25 फुट गहरे मलबे में सब दब चुके, उन्हें निकालना इतनी जल्दी से पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो सब ऊपर पड़े हुए हैं, जो आज की कंडीशन में भी निकल रहे हैं, उन सबों को तो उठा सकते थे। प्रशासन ने अपनी दोनों आंख बंद कर ली और ज़बरदस्ती हमारे परिवारों को सहायता ना करके और हम लोगों का रास्ता रोक के हमारे परिवार को ज़बरदस्ती उन लोगों ने भूख से तड़पने के लिए और मरने के लिए छोड़ दिया। जिसमें कि मेरी भतीजी 6 साल की थी, मेरा भतीजा 7 साल का था, मेरी भाभी की उम्र 30 साल थी, भाई की उम्र 33 साल थी, मेरी माँ केवल 61 साल की थी। जबकि उनमें बाकी लोग भी, मेरे भाई के जो ससुराल वाले थे उनमें उनके जो बेटा था कुणाल, उसकी उम्र 11 साल थी और भतीजी की उम्र 12 साल थी और वो भी 36 साल के थे। तो इन बेगुनाहों ने ऐसा क्या गुनाह करा था जो गवर्नमेंट इस बात को बार बार दखड़ा जा रही है। आज टीवी चैनल वालों से भी कह रही है इस बात को मत उखाड़ो, हर लोगों से ये बात ये कह रही थी इस मैटर को मत उखाड़ो, इस मैटर को बार बार दबाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, इनकी ऐसी क्या कमजोरी है। आखिरी बार कब बात हुई थी? आप अगर उनसे भी बात कराएं। उनसे आखिरी बात हमारी 15 तारीख को बात हुई थी। आखिरी बार कब बात हुई थी? मेरी तो उनसे 7 तारीख को जब वो जा रही थी, तो 7 साल में हमारी शादी को हो गए, वो कभी मिल के नहीं जाती थी। उस दिन मेरे गले मिल के गई और कहने लगी कि घर का ध्यान रखियो। मैं ठीक है, मैं दीदी तुम कब आओगी? कि तू और हम हरिद्वार में तो मिलेंगे। तो मैं 17 तारीख को यहाँ से हरिद्वार में पहुँची थी, तो मुझे 11 बजे स्टेशन पे मुजफ्फरनगर पता चला था कि 4 धाम यात्रा पे ये कांड हो चुका है। फिर हमने वहाँ हरिद्वार में खूब ढूंढा, बहुत मुश्किलों से, क्योंकि हाईवे रोड बंद हो चुका, सब बंद हो गया था। हम बरेली गए और दूसरे रास्ते से निकल के जब हम दोनों मियाँ बीवी आए थे और हमारे छोटे छोटे बच्चे थे दोनों साथ में, मेरी उनसे बीच इनकी बात होती थी। मेरी सास से बात हुई थी 13 तारीख में। वो यूँ कह रही थी बहुत आनंद आ रहा है, स्वर्ग आ रहा है, बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं और हम 18 तारीख को आएंगे, वहीं अपना हरिद्वार में मज़े करेंगे। क्योंकि हम दोनों जा नहीं पाए थे, हस्बैंड वाइफ नहीं, हम भी साथ जा रहे थे। हमारे बैग लगे रह गए, हमारी किस्मत फूटी थी जो हम यहाँ रो रहे हैं। अपनों का इंतजार, और अब यह इंतजार धीरे धीरे कभी न खत्म होता हुआ इंतजार बन रहा है। उस दर्द को समझने की कोशिश इस कार्यक्रम के जरिए हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपनों को केदारनाथ की उस त्रासदी में खोया है। हमारे साथ राजेश शर्मा जी भोपाल से भी जुड़ गए हैं और जयपुर से चौथमन पारिक हमारे साथ जुड़े हैं, उन दोनों का भी रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि सुदर्शन पांडे जी एक बार आपके पास आऊँ। आपने भी तस्वीर पकड़ी हुई है हाथ में, अपनों का इंतजार है, क्या हुआ था? ये मेरा लड़का है, ये मेरी मिसेस है और बाकी मेरे इलाज हैं 4 जने। और ये 15 तारीख को सवेरे 7:30 बजे मेरी इनसे बात हुई थी जी। और इन्होंने कहा था हमने दर्शन कर लिए हैं बाय हेलीकॉप्टर और हम कार में बैठे हैं, बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे हैं। और उसके बाद से इनका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया और मैं वहाँ भी गया था इनको ढूंढने के लिए। और जो है आने वाले लोगों ने बताया कि ये लोग हैं, लेकिन कोई इनका बाद में पता नहीं चला। इसके बाद 3 जुलाई को अखबार में एक बच्चे की फ़ोटो छपी, जो ये बच्चा जो है पत्थर पर बैठा हुआ है गंभीर मुद्रा में, और ये मेरे बच्चे की ही फ़ोटो है। लेकिन मैंने जाके पुलिस प्रशासन को भी बताया, लेकिन उन्होंने कहा यहाँ पर कोई बाहर का बच्चा नहीं है, यहाँ पर जो है सिर्फ जो है लोकल बच्चे हैं और हम कोई आपकी मदद नहीं कर सकते। ये जो फोटो आप दिखा रहे हैं ये आप ही के बच्चे की फोटो हाँ जी, है उसका बैठना जी जी, उसका बैठने का एक्शन, हाव भाव सब ऐसे। ये पहले आपने ये वाली फोटो निकाली, ये पहले ये निकाली, फिर आपने उसको न्यूज़पेपर एनलार्ज से, कराया, हाँ, उसको एनलार्ज कराया, फिर आपने उसको एनलार्ज कराया और ये आप पहचान रहे हैं कि आप ही के बच्चे की फोटो है। ये कितने दिनों बाद अखबार में छपी? ये 3 जुलाई को छपी है। और जब वो यहाँ से गया था तो उसके पैर में जो है पट्टी मैंने ही कराई थी, छोटी फुंसी हो गई थी, मैंने उसको ड्रेसिंग करा के भेजा था। और उसके पास ऐसी शर्ट, अच्छा, ये जो पैर में जो पट्टी लगी हुई है, ये मैंने यहाँ से ड्रेसिंग करा के भेजा था। ये पट्टी भी आपने उसकी मतलब फोटो खींच के भेजा। और दूसरा उसके पास इस तरह की शर्ट भी थी। उसके बाद फिर कुछ पता नहीं चला? कुछ पता नहीं चला, वहाँ जाने पर भी कोई पता नहीं चला। उन्होंने कहा यहाँ पर बाहर का कोई बच्चा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ लोकल बच्चे हैं। मैं देख रही हूँ जब आप अभी भी बोल रहे हैं आपके हाथ पैर कांप रहे हैं। क्या करें मैडम जी, हम परेशान हैं बहुत।
हाथ पैर कांप रहे हैं, कितना क्या मुश्किल करें? ये वक्त बहुत- आपके लिए बीता होगा, बिल्कुल- क्योंकि बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि बस रोज एक जिंदगी दिन कट जाता है तो यूँ समझते हैं कि कल नया सवेरा हो जाए, कोई आ जाए लौट करके। बहुत मुश्किल है इन लम्हों को जीना, क्योंकि ये लोग एक एक दिन अपनों के बिना काट रहे हैं, उनकी यादों के सहारे काट रहे हैं। इन तस्वीरों में जैसे पूरा एक पूरी जिंदगी सिमट गई हो। आइए सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ जयपुर से इस वक्त चौटमन पारिक साहब जुड़े हैं और भोपाल से राजेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जयपुर पहुंचते हुए चौटमन पारिक साहब चाहेंगे कि तस्वीरें तो हम देख पा रहे हैं, कौन थे जो अब सिर्फ एक तस्वीर बनकर रह गए हैं, और इन यादों के जरिए क्या आज जब 1 बरस बीत गया है कितनी मुश्किल ये जिंदगी हो गई है। मेरा बेटा है, 27 वर्ष की उम्र है, मात्र 4.5 साल शादी करे हुए हैं। ये 16 तारीख को गौरीकुंड में था और मेरे से बात हुई तो उसने मेरे को बताया कि पापा इधर बारिश खूब हो रही है, आप चिंता मत करना, मैं सुरक्षित हूँ, 23 तारीख तक तुम्हारे पास लौट कर आ जाऊंगा। उस समय मेरी बहू और पोता, ये पोता है, ये बहू है जो उस समय पीर गए हुए थे और आज तक उसका कोई पता नहीं लगा। मैं 3-3, 4-4 बार 10-10 लोगों को ले जाके उस क्षेत्र में जाया, मुझे कैसे विश्वास हो गया मेरा बेटा नहीं है। मेरे तो एकमात्र सहारा यही था। मेरे बुढ़ापे का सहारा छिन गया। पारिक साहब, हम सब बस मिलकर आपके दर्द में शरीक हो सकते हैं, लेकिन 1 साल बाद आप लोगों के इन दर्द को समझना भी कितना महत्वपूर्ण है और जानना कितना ज़रूरी है। सरकारी फाइलों में सिर्फ आंकड़े बनकर रह जाते हैं ऐसी त्रासदी में जाने वाले लोग, लेकिन इनके लिए जीवन भर का दर्द और आंसुओं का सैलाब।